चलिए बाबू, कल आप लोग को हाइलोजनीकरण अभिक्रिया बताए थे ना, बताइए तो आप लोग उसमें हाइलोजनीकरण जब अभिक्रिया बता रहे थे आप लोग को, तो उसमें बताए थे कि बारी बारी से क्लोरीन अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन का होता है अलग हो हटता रहता है ना। मीथेन में यही प्रक्रिया बताए थे कि मीथेन को अगर क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो उसमें 4 स्टेप होता है, 4 स्टेप के बाद हाइड्रोजन खत्म हो जाता होता है कि ना। अब बताइए उसमें क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CCl4 कि CCl3? 4 स्टेप में CCl3 होता है। उसके बाद उसमें से हाइड्रोजन हट जाता है, Cl लग जाता है, समझे। वो उसके बाद हाइड्रोजन है ये नहीं कि फिर अभिक्रिया करेगा, 4 गो स्टेप होता ही है। उसे बोलते हैं टेट्रा ना, टेट्रा क्लोराइड। तो बाबू रे, तो हम लोग बताइए बेहोशी की दवा का उपयोग, बेहोशी की दवा क्या है? क्लोरोफॉर्म है। तो यहाँ तक हम आप लोगों को हाइड्रोजनीकरण पढ़ा दिए थे, और आगे हमको पढ़ना था हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो देखिए हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में क्या नियम क्या कहता है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में बाबू, जो एल्केन होता है ना, जो एल्कीन होता है, एल्कीन समझते हैं ना, एल्कीन समझते हैं ना आप लोग। एल्कीन जो होता है वो अभिक्रिया करता है किससे? हाइड्रोजन गैस से। वो भी अभिक्रिया कैसे कराया जाता है? तो गर्म किया जाता है इसको, गर्म किया जाता है 473 केल्विन पर बाबू, 473 केल्विन का कहता है गर्म किया जाता है। इसमें क्या क्या लगता है? इसमें उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो उत्प्रेरक क्या है? एक होता है आपका निकेल, एक होता है प्लेटिनम, एक होता है पोलोनियम। यही 3 क्या है? उत्प्रेरक है, इसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो जब एल्कीन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है किसकी उपस्थिति में? तो कहिएगा उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब एल्कीन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? एल्कीन बनाएगा। बात आप लोग को समझ में आई क्या लिखे हैं? अभी जस्ट बिफोर बोले हमसे कि इसको हम नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे क्या लिखते हैं? असंतृप्त कार्बन यौगिक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, चाहे लिखिए चाहे यौगिक लिखिए। असंतृप्त अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? संतृप्त, यानी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड से अगर हाइड्रोजन गैस का अभिक्रिया करता है तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये उत्प्रेरक उपस्थिति में अभिक्रिया करता है ना। उत्प्रेरक स्वयं भाग नहीं लेता है अभिक्रिया में, बस उसकी उपस्थिति में क्या करता है? ये अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में थोड़ा नहीं भाग लिया है। कोई बोलेगा कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो नहीं है ना, एकदम याद रखिएगा, ये पॉइंट पूछेगा आपसे। उत्प्रेरक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है, भले उपस्थित है, अभिक्रिया में उपस्थित नहीं है, इसको उपस्थिति में आपको इसको मिलाना है, तब क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। तो अब डेफिनेशन रहा सवाल लिखने का कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो ध्यान दीजिए बाबू, हम लिख सकते हैं कि जब असंतृप्त असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, जब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक H2, यानी हाइड्रोजन गैस, H2 मतलब क्या होता है बाबू? हाइड्रोजन गैस लिख देते हैं, लो ना, हाइड्रोजन गैस यानी H2 उत्प्रेरक, जब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन गैस से उत्प्रेरक, उत्प्रेरक जैसे में, उत्प्रेरक का होता है पोलोनियम, प्लेटिनम, निकेल। उत्प्रेरक जैसे ही उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उसको हम टेंशन में, उसको हम देख रहे हैं, हंसी पड़ जाए भैया, बार बार अभी पागल लड़की बौरा है का जी आप। देखो देखिए, से उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके उसे
बदल दिया जाता है उसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? देखिए समझिए क्या लिखे हैं। जब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजन गैस से उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके उसे संतृप्त कार्बनिक यौगिक, अब संतृप्त कार्बनिक यौगिक लिखिए, कार्बनिक यौगिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्बनिक होता है, तो उसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि संतृप्त जितना है सब का सब क्या हाइड्रोकार्बन ही है, उसमें हाइड्रोजन होता है और क्या होता है, कार्बन होता है, तो उसको बोल सकते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो उसे संतृप्त कार्बनिक यौगिक में बदल दिया जाता है, इस प्रक्रिया को बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनकरण अभिक्रिया कहते हैं, लिख देते हैं। इस प्रक्रिया को ऐसे बन जाएगा, इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ रहे आप लोग? क्या लिखे हैं? असंतृप्त यदि हाइड्रोजन गैस के से अभिक्रिया करता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो क्या बनाता है? एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। ये एक समझ लीजिए ट्रिक हो गया, ऐसे लिख देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे नियम समझिए क्या कह रहा है। नियम ये कहता है कि असंतृप्त यौगिक किससे करता है क्रिया? H2 से। किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक कौन कौन? पोलोनियम, प्लेटिनम, निकेल, यही नहीं बाबू? अच्छा, इससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है? संतृप्त यौगिक, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। ये हो गया एक तरह से रूल्स हो गया। इस एग्जांपल दिए नहीं है, अभी एग्जांपल नहीं दिए हैं, आप लोग को हम ट्रिक से सिखा रहे हैं कि ये तीनों के तीनों क्या है? उत्प्रेरक है। इसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन का जब मिलाते हैं हम लोग असंतृप्त यौगिक में तो ये सीधा क्या करता है? डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। समझे आप लोग? ये कंसेप्चुअल चीज हो गया। अब आते हैं हम लोग किस चीज में? हम आते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में आप बताओ, यहाँ पे है C2, यहाँ पे है H4, ये क्या है? C2H4 क्या है? एल्कीन है। कैसे एल्कीन है? एल्कीन में भी इसका नाम क्या है? डबल मेथिन, कार्बन दुग है यार, आप मेथ पढ़ रहे हैं कैसे है? एथिन होगा ना, कार्बन दुग है ना। ई एल्कीन ग्रुप का है, एल्कीन ग्रुप का है, लेकिन नाम क्या है इसका? एथिन, है ना। तो ई, अब बताओ अगर हम इसको बनाएंगे, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बताइए एल्कीन किस बॉन्ड से बनता है? डबल बॉन्ड से बनता है। एल्कीन, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो किस ग्रुप में बनेगा? डबल बॉन्ड से बनेगा। समझे आप लोग? देखो कैसे C2H4 बनाए थे हम लोग ना। सी कै गो? दो गो। एच कै गो था? 4 गो था। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, ये तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब बताओ इसमें एगो एच, इसको कै गो चाहिए? इसको अभी और 2 गो चाहिए ना, तो 2 कहाँ से लाया जाए? 4 गो हाइड्रोजन था, नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर कर देंगे डबल बॉन्ड। अब बताओ इसको मिटा देते हैं। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो हो गया, कंप्लीट है। ई वाला देखो, एच एच, 1 2 3 4, ये भी हो गया ना, डबल बॉन्ड हो गया ना बीच में। तो ये क्या है आपका? एथिन है। किस ग्रुप का है? एल्कीन का है। अब बताओ इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? C2, C2 है H, किससे अभिक्रिया करेगा? हैं? किससे अभिक्रिया करेगा? ये जो आपका एल्कीन है, ये क्या है? एल्कीन है। इसका नाम क्या है? एथिन ना। अच्छा, किससे करेगा अभिक्रिया? H2 से ना, हाइड्रोजन से। किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक।
अच्छा, अभिक्रिया कराने का मतलब कि इसको हीट करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं, समझे आप लोग? इसको हीट किया जाता है। तो क्या लिख दें, Na लिख दें कि लिख दें तीनों, निकेल से करा देते हैं, निकेल से कराते हैं अभिक्रिया ना, सॉरी निकेल से अभिक्रिया नहीं करा रहे हैं बाबू, निकेल की उपस्थिति में कराते हैं। निकेल अभिक्रिया में भाग नहीं लिया है, हम बार बार कह रहे हैं कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है, बल्कि उपस्थित होके उसकी मान को बढ़ा देता है या घटा देता है, लेकिन भाग नहीं लेता है उसमें, अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, इसमें नहीं लेगा, है ना। तो इसको हीट किया जाता है बाबू, क्या कहता है, हीट किया जाता है। और क्या बनाता है ये, एल्केन ना, क्या बनाता है, एल्केन। अब बताओ एच कै गो है, यहाँ पे कै गो है, तो कै गो हो जाएगा, तो C2H6। अब बताओ C2H6 क्या है, ये है संतृप्त कार्बनिक यौगिक, एल्केन का है ना, एल्केन का। इसमें सिंगल बॉन्ड सब बनेगा, नहीं बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, 2 गो सी करके देखे तो 3 गो, 3 गो खत्म हो गया हाइड्रोजन, 3 गो है नहीं हाइड्रोजन, 3 गो है नहीं हाइड्रोजन, 6 गो। ये भी कंप्लीट है, 4 गो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीट है। यही क्या बन गया आपका एल्कीन, का देगा एल्केन, एल्केन बन गया ना। यानी यह डबल बॉन्ड को क्या कर देता है, सिंगल बॉन्ड, यह डबल बॉन्ड को यानी कि द्विबंध को ये कन्वर्ट कर देता है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक NiPOPT कौची में, सिंगल बॉन्ड लिख देते हैं, सिंगल बॉन्ड, यही ना है। आप लोग को समझ में क्या बता रहे हैं ना। तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया संक्षेप में हो सकता है ऑब्जेक्टिव में, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का काम क्या है, तो क्या कहिएगा, एल्कीन को नहीं से कहिएगा, असंतृप्त को संतृप्त में बदलना ही हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। आप इतना मिल दीजिएगा एग्जाम में ना, इतना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया करते हैं, भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आयात पर नहीं उत्प्रेरक हो रहे तो साइड में पैराग्राफ चेंज करके उत्प्रेरक, ये सब प्रक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। तो अब मान के चलो कोई भूल गया, तब साइड में पैराग्राफ लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो मान लो यह था तो हम इंक्लूड कर दिए बीच में, किसी को नहीं है तो लिख सकता है ना। एग्जाम्पल में खाली एक वही लिख दीजिए, है ना, एग्जाम्पल में एक ही चीज़। और आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर हम लिखते हैं कितना C3, तो H कितना लिखे हैं, 6 ना। अच्छा, इसमें कितना हो गया, H2 हो गया, तो पता क्या हो गया, H8 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, हम करते हैं इसको, कितना भी कीजिए सब सिंगल बॉन्ड बनेगा, बनेगा ना, तो इसको देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इसका औद्योगिकरण उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है, तो देखिए इसका उपयोग जो होता है सिंपल से होता है कि वनस्पति कोई अगर तेल है तो उसको किस में बदल देता है, वनस्पति घी में, है ना। वनस्पति तेल को घी में बदलता है, यानी हमको लगता है ना कि थोड़ा सा ठोस कर देता है। ऑयल है, अगर तेल है तो हल्का लिक्विड में होगा, हल्का होगा ना, उससे कुछ गाढ़ा घी हो जाता है। तो हम इसका उपयोग में क्या लिख सकते हैं, सिंपल देखो हम लिख देते हैं, उपयोग पहला, वनस्पति, वनस, ठीक है, अरे यार, वनस्पति तेल किससे करता है मैया अभिक्रिया, हाइड्रोजन से, किसकी उपस्थिति में, निकेल की उपस्थिति में, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्या बन जाता है आपका, वनस्पति घी। एक तरह से मान लो इसका व्यापारिक नाम हो गया, लेकिन उसमें नहीं ध्यान देना आप लोग को, यही नहीं बाबू है। देखिए वनस्पति तेल को हम लोग हाइड्रोजन से क्या कराएं, अभिक्रिया, यानी कि वनस्पति तेल क्या था, असंतृप्त था, और वनस्पति क्या बन गया, संतृप्त। तो हम लिख सकते हैं ये क्या है, असंतृप्त, और ये क्या बन गया, संतृप्त। यही तो है खेला, खेला यही है, इस खेला में कुछ नहीं है। आपको समझ में आ रहा है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। आप लोग को हाइड्रोजनीकरण सिंपल है एकदम। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझे? तो एल्कीन को किस में बदलता है? एल्कीन को किस में बदल देता है? एल्केन में। ठीक है, एल्काइन को भी किस में बदलेगा? अच्छा, एल्काइन का सूत्र क्या होता है बताइए आप लोग? -2 होता है। चलिए, CnH2n। अच्छा, हम करते हैं CnH2n -2 होता है ना, कार्बन की संख्या 1 रखते हैं। कार्बन 1 रखते हैं। कार्बन कितना रखते हैं? 1। CnH2n -2 ये नहीं होता है तो CH1 है, 2 गुना 1 -2 तो CH 2 एकम 2 0। ये नहीं बनेगा ना। CnH2n -2 यही होगा जी। 2 रखते हैं, 2 से ना, चलो 2 रखते हैं। C2H कितना हो जाएगा? 4 है, 4 -2। ठीक है भाई, ए नहीं यहाँ पे, सॉरी। देखो 2 रखे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी 2 रखेंगे, 2 दूनी की 4, 4 में से 2 घटा कितना बचेगा? 2 बचेगा तो C2H4 किसका फार्मूला है? एसिटिलीन। किसका है? एसिटिलीन का है। तो देखिए, एसिटिलीन का ये जो सूत्र है आपका, ये किस किस बॉन्ड से बनेगा पता है? किस बॉन्ड से बनेगा? अरे भाई, कौन बॉन्ड से बनी? ट्रिपल बॉन्ड से ना, क्योंकि हम किसका फार्मूला लिख के बनाए हैं? एल्काइन का। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड से ही बनता है। तो अब बताओ इसका कैसे बनेगा? सी बीच में क्या बॉन्ड है? एगो हे में एच है, एगो हे में एच। देखा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया क्या ना? तब अच्छा, अब हम सोचते हैं थोड़ा सा इसको करें क्या कन्वर्ट। अच्छा, इसमें अगर हम H2 मिलाते हैं भैया, ध्यान दो बाबू आप लोग, H2 मिलाते हैं तो ये क्या बनता है? एल्कीन। एल्कीन ना बनेगा। 2 2 4 तो दोगुना हो गया ना। दोगुना होता किस में? एल्कीन में। पहले पहले होता दोगुना से 2 अधिक, फिर दोगुना, फिर दोगुना से 2 कम। समझे? तो एल्कीन बदलता है। एल्कीन से हम लोग पढ़ेंगे है ना। एल्कीन किस एग्जाम्पल दिए हैं? एल्कीन से ही बनाइए। एल्कीन किस में बदलता है? एल्काइन को बदलेगा एल्कीन में, और एल्कीन को बदलेगा एल्केन में। क्या समझे? तो इस प्रक्रिया है, आपको प्रक्रिया ढेर नहीं समझना, आपको समझना बस कि एल्कीन को एल्केन, असंतृप्त को कह दीजिए, दोनों आ जाएगा। एग्जाम्पल का दीजिएगा एल्कीन वाला। एल्काइन वाला ना, एल्कीन का दीजिए एग्जाम्पल, बस बना दीजिएगा। अब आप पढ़ते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक क्या है? है ना बाबू? देखिए, उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक एक प्रक्रिया होता है जिसमें, कोई दिक्कत है क्या बाबू? कोई दिक्कत है क्या वीडियोस में? चलिए इसको मिटाते हैं तो अभी लिखेंगे, नहीं आएगा ना। उत्प्रेरक देखिए एक प्रक्रिया है, सुनिए हम बताते हैं आपको। हम समझाते हैं, लिख देंगे हम फिर बोर्ड पे, ठीक ना। उत्प्रेरक एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जो उत्प्रेरक का जो काम होता है किसी भी केमिकल को बढ़ाना या घटाना, लेकिन वो दर को यानी रेट को, उनकी दर को बढ़ाना। मान लो ज़्यादा खट्टा बात, ज़्यादा खट्टा कर दिया और खट्टा कर देगा, मीठा है तो उसको और मीठा कर देगा, या फिर मीठा कम कर देगा। तो उसका काम यही है, किसी दर को बढ़ाना या घटाना, है ना। लेकिन स्वयं वो अभिक्रिया में भाग लेता है? नहीं लेता है। वह स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। हम देखिए कहीं भी अभिक्रिया में नहीं, हम इस पे एरो पे लिखे हैं ना। तो उत्प्रेरक स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बल्कि उसका काम यह है इसकी दर को बढ़ाना घटाना। इसको उतारिए पहले आप लोग, उसको लिख देते हैं। इसलिए आप ध्यान दीजिए। आप देखते हैं उत्प्रेरक क्या है। एग्जाम पे छोटा क्वेश्चन है ना, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्प्रेरक क्या है। तो आप लोग बताए हैं, देखिए उत्प्रेरक क्या, समझिए। वैसा पदार्थ जो किसी, बाबू इधर आ रहा है, आ रहा है ना, रासायनिक गुण को, वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के गति को प्रभावित 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 का मतलब होता है बढ़ाना या, है ना। क्या लिखे हैं? वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है, लेकिन
स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे उत्प्रेरक कहते हैं, है ना? अब याद हो गया। वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है? प्रभावित करता है या बढ़ा या घटा देता है ना? लेकिन स्वयं वह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे कहते हैं उत्प्रेरक। जैसे में उत्प्रेरक में कौन कौन काम करता है? उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक में कुछ एग्जाम्पल दे बाबू। देखिए क्या कहता है? पीओ होता है, पीटी होता है, क्या होता है आपका निकल, ये सब क्या करता है? उत्प्रेरक के अभिक्रिया का करता है, अभिक्रिया को प्रभावित करता है, ये सब है ना? अभिक्रिया को प्रभावित करता है। आगे बढ़े हम लोग, ये उत्प्रेरक हो गया। अब पढ़ते हैं बाबू हम लोग आगे देख करके, समजातीय श्रेणी। श्रेणी क्या है? समजातीय श्रेणी क्या है ना बाबू? ये क्वेश्चन है ना, समजातीय श्रेणी क्या है? देखिए, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका रासायनिक गुण समान हो, जिसका रासायनिक गुण समान हो तथा दो लगातार यौगिकों के बीच का अंतर CH2 हो, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। बस इतना लिखना है आपको। क्या बोले हैं? वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका रासायनिक गुण समान हो, चाहे एक समान हो, तथा दो लगातार यौगिकों के बीच की अंतर कितना हो? CH2 हो। देखिए क्या लिखे बोले बाबू? वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका रासायनिक गुण क्या हो? समान हो तथा दो लगातार यौगिकों के बीच का अंतर CH2 हो, उससे क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। समझ आप लोग? क्या लिखे हैं? वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका रासायनिक गुण एक समान हो तथा दो लगातार यौगिकों के बीच का अंतर CH2 हो, उसे क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी। समजातीय पता ना कैसे लिखा था, लेकिन ऐसे ही लिखिएगा आपको, है ना? चलिए एग्जाम्पल दे दे बाबू, जैसे में, अच्छा समजातीय श्रेणी के एग्जाम्पल पहले लिख दे, उसके बाद लिख देते हैं विशेषता। पहले एग्जाम्पल लिख देते हैं, है ना बाबू? चलिए CH4 C2H6 C3H C4H10 और लिख दें H, अब छोड़ देना। देखिए तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, आप लोग देख लीजिए यौगिक आप सब दो लगातार, मतलब ये सब लगातार लिखे हैं, तो ध्यान से देखो लगातार ये सब लिखे हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 है ना? लगातार कार्बनिक यौगिक लिखे हैं। तो जब लगातार हम कार्बनिक यौगिक लिखे हैं तो लगातार के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? CH2 होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों लगातार है कि नहीं लगातार है? एक के बाद दूसरा है, दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? CH2। देखो तो है कि नहीं? दो गो है, एक घटाओ एक बचेगा, एक बचेगा। 6 गो है, 4 गो घटाओ कितना बचेगा? 2 गो। दोनों के बीच का अंतर कितना है? CH2। अच्छा, ये दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? CH2। ये दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? ये दोनों के बीच का अंतर, ये दोनों के बीच का अंतर, यही तो है। बात समझ रहे आप लोग? क्योंकि देखिए दो लगातार यौगिकों के बीच का अंतर, दो लगातार यौगिकों के बीच का अंतर CH2 हो, उसे कहते हैं समजातीय श्रेणी। आई बात समझ आप लोग को? इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? और लिख एग्जाम्पल है, चलिए
दूसरा, ये पहला हो गया ना, दूसरा CH3OH, फिर इसमें एक और पॉइंट है C2H5OH। नहीं आ रहा बाबू, चलिए यहाँ पर लेते हैं। देखिए दूसरा क्या था आपका CH3OH, और था ये पूरा दूसरा है ना, ये पूरा दूसरा है OH। दोनों का नाम, इसका नाम क्या है मेथेनॉल, उसका नाम क्या है एथेनॉल। मेथेनॉल एथेनॉल, इसका पढ़िए ना आप, इसको पढ़िए तो क्या बोलिएगा, एक है ना कार्बन, क्या कहिएगा मेथ, तब मेथ ऑल है मेथेनॉल, इसमें भी क्या है एथेनॉल। छोड़ो ये सब छोड़ो, अब दोनों को देखो तुम ध्यान से, दोनों के बीच का अंतर क्या है, तुम ध्यान से देखो तो, दोनों के बीच का अंतर क्या है, तुम दिमाग लगा देखो क्या है अंतर। दोनों लगातार है 1 2, कार्बन की संख्या देखो, OH से OH खत्म हो जाएगा क्लियर, तो घटेगा तो 0 बचेगा, इतने बचेगा। दो गो में से C बा, एगो C घटे तो एगो C बचेगा ना जी, तो लिख देते हैं एगो C। 5 गो H है, 3 घटाओ 2 गो, दोनों के बीच का अंतर कितना है, एक और लिख देते हैं बाबू C3H7OH, एक और लिख देते हैं, 3 दूनी 6 एक 7, 4 दूनी 8 एक 9, यही ना है। दोनों के बीच का अंतर CH2 है, तो 4 में से 3 के 1, 9 में से 7 के 2 है ना। इस सब के बीच का अंतर कितना है देख रहे हैं आप लोग ना, CH2 है, CH2 अंतर है, उसे कहते हैं समझाते हैं श्रेणी। अब रह गया इसका विशेषता, लिख देगा यही विशेषता बाबू। चलिए देखिए विशेष कैसे लिखाता है विशेषता, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र एक समान होता है। जब सूत्र एक समान तो गुण ना होगा एक समान है, लिख दें इसका रासायनिक गुण एक ही होता है। और क्या लिखें बाबू, इसका क्रियाशील समूह भी क्या होता है, आ रहा है ना। दो कार्बनिक यौगिक के बीच में, दो यौगिक के बीच का अंतर कितना होता है, दो यौगिकों के बीच का अंतर CH2 होता है। और लिख दें यह एक ही विधि द्वारा प्राप्त होता है। हो गया ना, आ रहा है ना। चलिए आप नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए सुनिए विशेषता में, इसका रासायनिक सूत्र एक समान होता है, इसलिए गुण भी एक समान होगा, क्रियाशील समूह भी एक होगा, है ना, एक ही होगा। दो अवयव के बीच का अंतर CH2 होता है, यह एक ही विधि द्वारा प्राप्त होता है। बस सिंपल तो है। ये हो गया आज आप लोग का हाइड्रोजनीकरण पढ़ा दिए, और क्या पढ़ा दिए आप लोगों को, उत्प्रेरक, और ये क्या है समजातीय श्रेणी। सब के सब खाली देखने में आपको लोग को लग रहा है मटेरियल में कि खराब फुंवर लेखा, लेकिन जब पढ़िएगा तब बुझाएगा कितना आसान है, नहीं है। चलिए इसको उतार दो आप लोग, ध्यान दीजिए बाबू। अब सुनिए, कल हम आप लोग को क्या पढ़ा दिए थे बाबू, लास्ट क्वेश्चन क्या था, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन था ना। अच्छा समजातीय श्रेणी था, समजातीय श्रेणी में क्या है, तो उसमें कुछ होता नहीं है, दो कार्बनिक यौगिक के बीच का अंतर CH2 होता है ना, पढ़ लिए ना। दो कार्बनिक यौगिक के बीच का अंतर अगर CH2 है तो वह क्या है, समजातीय श्रेणी। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे, है ना। चलिए अब देख लेते हैं बाबू हम लोग कि संकलन अभिक्रिया क्या होता है। संकलन अभिक्रिया क्या होता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में किसी अन्य अणु का जुड़ना संकलन अभिक्रिया कहलाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में किसी दूसरे अणु का जुड़ना क्या कहलाता है, संकलन अभिक्रिया कहलाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, एल्कीन या एल्काइन के साथ, अगर एल्कीन और एल्काइन के साथ
कोई दूसरा परमाणु या अणु जुड़ता है तो उस प्रक्रिया को कहेंगे संकलन अभिक्रिया, है ना। देखिए क्या बोले बाबू हम कि असंतृप्त, असंतृप्त ऐसे लिखाता है हाइड्रो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में समझिए, ये क्या करता है, एल्कीन को किस में बदलता है, एल्केन में। तो हम एल्कीन का लेते हैं C2H4, इसमें क्या मिला देते हैं H2, क्या मिलाते हैं H2, यह क्या बनाता है C2H6, ठीक है। ये क्या है, एल्केन का है सदस्य, एल्कीन का है, क्या बना दिया एल्केन। यह डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है ना। डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करता है, सिंगल बॉन्ड में। ये हो गया आपका संकलन अभिक्रिया। तो संकलन अभिक्रिया बाबू एग्जाम्स में पूछता है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी अणु से जुड़ना, जब किसी अणु से जुड़ता है, जब किसी अणु से जुड़ता है, जब किसी अणु से जुड़ता है तो उस प्रक्रिया का कहेंगे संकलन प्रक्रिया। हो गया ना। चलिए अब देखते हैं बाबू थी कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं, ठीक है। हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बोहाइड्रेट में 3 चीज होता है, ठीक है। एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है सुक्रोज। एक होता आपका फ्रैक्टोज, फ्रुक्टोज सॉरी, फ्रुक्टोज होता है। ग्लूकोज आपको किससे मिलता है, जो आप अन्य भोजन करते हैं, अन्न वगैरह जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, उससे क्या मिलता है आपको ग्लूकोज। देखिए कार्बोहाइड्रेट ना ये मीठा होता है, कैसा होता है, मीठा होता है। मीठा का मतलब प्योर मीठा ना, चीनी खाता वैसा ना, लेकिन मीठा होता है, समझे। ग्लूकोज कैसा होता है, हल्का देखिएगा जरूर मीठा लगेगा आपको, ठीक है। तो ग्लूकोज किससे मिलता है आपको, रोटी और किससे, चावल से मिलता है। जैसे आप रोटी और चावल खाते हैं तो आपके मुंह में जब चबाते हैं तो पेट में ना बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम क्या करता है कि ग्लूकोज को सॉरी स्टार्च के रूप में बनता है। जो आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे रोटी खाए उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। चावल खाए उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। चीनी खाए उसमें भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। फल खाए उसमें भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इस सब में कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जब आप चबाते हैं, जब उसको खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या बन जाता है, स्टार्च के रूप में हो जाता है ना। मुंह में जाए मत क्या हो जाता है, स्टार्च बन जाता है, मंड, उसको मंड भी बोलते हैं, स्टार्च। पेट में जाता है तो वो स्टार्च में जो होता है, स्टार्च जो बनता है, जो खाते हैं स्टार्च बनता है मुंह में। जब पेट में जाता है तो पेट में अलग अलग क्या है, एंजाइम्स है, तो वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किस में, ग्लूकोज में, समझे। तो ग्लूकोज डायरेक्टली अब ग्लूकोज नहीं मिलता है, बल्कि आपके मुंह में ही क्या, कार्बोहाइड्रेट में क्या जाता है, स्टार्च के रूप में जाता है। वो स्टार्च को क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। ये हो गया आपका ग्लूकोज। और देखिए सुक्रोज, सुक्रोज कब मिलता है, आप जब चीनी खाते हैं, है ना बाबू। चीनी या गन्ना, चीनी क्यों गन्ना कहिए, गन्ना से प्राप्त होता है चीनी। तो जो चीनी होता है आपका, ये किस में आता है, सुक्रोज में, है ना। सबसे अधिक मीठा होता है, ये कुछ कम मीठा होता है, ये ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है। चावल और रोटी क्या होता है, मीठा होता है, ठीक है। चावल रोटी मीठा होता है, मीठा का मतलब क्या, पूरा उसमें मीठा चीनी लिखा ना है, बट मीठा होता है हल्का। फ्रुक्टोज में क्या होता है, ये सबसे मीठा होता है ना, ये कुछ कम मीठा, कम मीठा, लेकिन इसको मीठा होता है, हाँ। ये भी क्या होता है, मीठा। फ्रुक्टोज में कहा, फ से फ्रुक्टोज या फ से फल, फल ये सबसे ज्यादा मीठा होता है, याद रखिए।
इसको सबसे ज़्यादा मीठा में रखा जाता है। जिसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है वो सबसे अधिक क्या होता है, मीठा होता है। ग्लूकोज कम मीठा होता है, उसके बाद थोड़ा मीठा होता है सुक्रोज, उसके बाद सबसे अधिक कौन मीठा होता है, फल मतलब फ्रुक्टोज। इसको याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है क्या होता है, मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट सब में होता है, रोटी से लेके चीनी, चावल, गन्ना, आम, अमरूद जो भी खाइए सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। वो कार्बोहाइड्रेट आप जब जब रोटी चबाते हैं तो मुंह में क्या बन जाता है, वो स्टार्च। वो स्टार्च क्या होता है कि जब पेट में जाता है उसमें एंजाइम मिलता है। आपको एंजाइम और इसे पढ़ा दिए ना, हार्मोन्स पढ़ा दिए पीछे बायोलॉजी में। तो एंजाइम मिल जाता है। तो एंजाइम मिलने के बाद क्या बन जाता है, ग्लूकोज। जब हम ऑक्सीजन देते हैं ग्लूकोज टूट जाता है, आपको मिलता है एनर्जी, तो ग्लूकोज के रूप में स्टोर हो जाता है। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बाबू। अब देखिए चीनी के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, सेकेरिन का। चीनी के स्थान में क्या प्रयोग करते हैं, सेकेरिन का। तो हम एक पॉइंट जानते हैं बाबू, सेकेरिन ए कृत्रिम पदार्थ ले लेते हैं। ठीक है। चीनी के स्थान पर प्रयोग करने वाला कृत्रिम पदार्थ है सेक्रिन। क्या है, चीनी के स्थान पर प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है। ये जो आपका सेक्रिन है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, आइसक्रीम में करते हैं। जो आप आइसक्रीम खाते हैं ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीनी नहीं होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा आपको मीठा करना, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम बनता है तो उसके लिए कईयन बोड़ा बोड़ा के चीनी डालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या डालते हैं, सेक्रिन डालते हैं। सेक्रिन अगर 1 किलो डालते हैं चीनी, तो वहाँ आप समझिए 100 ग्राम डालिए, कम से कम 10 ग्राम डालिए। ठीक है। क्या डाल दीजिए, सेक्रिन डाल दीजिए, तो उतना ही मीठा करेगा। यानी 10 किलो जहाँ चीनी प्रयोग कर रहे हैं, सिंपल समझिए, जहाँ 10 किलो चीनी प्रयोग कर रहे हैं वहाँ 1 किलो का प्रयोग कीजिए सेक्रिन, उतना ही मीठा करेगा। यानी इसका जो मिठास जो क्वालिटी है क्या है, उससे कई गुना ज़्यादा है। ऐसे नॉर्मल बोला था 10 गुना ज़्यादा होता है मीठा, है ना, 10 गुना मीठा। वो जितना 20 किलो में करेगा मीठा ना चीनी, उतना ही 2 किलो डाल देगा मीठा कर देगा। तो ये कम भी लगेगा। अब बोला का बोला ट्रक के ट्रक मंगा के डालना नहीं पड़ेगा मशीन में, का डाल दो, एक बड़ा काम हो गया भरपूर। इसलिए सेक्रिन का प्रयोग करते हैं। आइसक्रीम जो मलाई बर्फ़ खाते हैं ना आप, आइसक्रीम वगैरह, उसमें सबका सेक्रिन का प्रयोग करते हैं। सेक्रिन में कोई यू एथी नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, और जो आपके एनर्जी मिलता है ना बॉडी में, इससे नहीं मिलता है। ये नॉर्मल होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे परहेज करना चाहिए। आपके शरीर में इससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। लेकिन चीनी जो मीठा खाते हैं उससे एनर्जी भरपूर मिलता है, इससे में क्या होता है, मोटा हो जाता है ज़्यादा। चीनी का प्रयोग कम कीजिए, सेक्रिन का प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये कृत्रिम है ना। ये क्या है, कृत्रिम में चीनी कृत्रिम थोड़ा नहीं होता है। चीनी किससे प्राप्त होता है, गन्ना से। गन्ना नेचुरल होता है ना, गन्ना को उगाया जाता है और इसको बनाया जाता है, दोनों में अंतर है। चलो ये आइसक्रीम हो गया प्रयोग, सेकंड समझ गए ना, ले लेते हैं। 10 गुना मीठा करता है। अब क्या पढ़े हम लोग बताइए। अब पढ़ेंगे बाबू हम लोग शराब, है ना। शराब को बनाने का व्यापारिक विधि, मतलब व्यापारिक विधि शराब कैसे बनाते हैं। देखिए शराब को बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है कि जितना भी साग सब्जी है ना, केला के छिलका, मतलब जितना अकच बकच है साग सब्जी जितना सब मिला को, है ना, उसको एक मिक्सर में पीस दीजिए। जो उससे रस मिलता है उसी वजह तो वही हो जाता है शराब आपका। उसको रिफाइन किया जाता है, सड़ा गला के बनता है, समझे। उसको सड़ा जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, किण्वन किया जाता है, उसके बाद शराब बनता है, जिसे बोलते हैं एथेनॉल, है ना। एथेनॉल शराब हो जाता है। तो एथेनॉल के बनाने के लिए सबसे पहला विधि क्या है, उसको इन्वर्टेज एंजाइम्स मिला करके उसको क्या बदलता है, उसको पहले एल्कोहल में बदला जाता है। किसे बदलेंगे, एल्कोहल में बदलेंगे, है ना बाबू। ग्लूकोज में, सॉरी ग्लूकोज में बदलेंगे। हम बताते हैं जो स्टार्च होता है, स्टार्च को किस में बदलेंगे हम लोग, ग्लूकोज में। और स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए बीच में। जैसे हमारे पेट में है तो पेट में क्या है, एंजाइम है। तो हम जब खाना खाते हैं स्टार्च के रूप में, लेकिन वो पेट में जाने के बाद क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। क्यों, क्योंकि पेट में क्या है, एंजाइम है। तो उसमें अलग से क्या मिलाते हैं, एंजाइम मिलाते हैं, किस में, स्टार्च में।
स्टार्च कहाँ से मिलेगा आपको? चीनी खाइएगा, चीनी, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? सी, देखिए क्वेश्चन ये है आपका, शराब या एथेनॉल, एथेनॉल को बनाने की विधि, ठीक है। देखिए तो सबसे पहला स्टेप लेते हैं। पहला स्टेप, चीनी या स्टार्च, चीनी या, इसमें क्या मिलाएंगे बाबू? जल मिलाएंगे। किसकी उपस्थिति में? इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है। स्टार्च को में जल मिला करके, ठीक है, उसमें क्या मिलाएंगे? इन्वर्टेज एंजाइम, एंजाइम्स मिलाएंगे, एंजाइम्स मिलाएंगे तो यह स्टार्च क्या बन जाता है? ग्लूकोज। छोड़ दिया तो नहीं, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। और कुछ बनता है पदार्थ है? छोड़िए, देखिए ध्यान से। अब एग्जांपल्स लेते हैं। अब बताओ चीनी में क्या आएगा बाबू आपका पहला स्टेप में? फॉर्मूला क्या होता है चीनी के? C12, H22O11। क्या मिलाए? जल। इन्वर्टेज, देखिए छोटे चीज को तोड़ने के लिए इन्वर्टेज एंजाइम है ना, किसी छोटे चीज को तोड़ने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टेज एंजाइम। अब बड़े चीज को तोड़ने के लिए एमाइलेज एंजाइम, है ना बाबू? इन्वर्टेज एंजाइम, ये क्या बनाता है तो कहिएगा ग्लूकोज ना, C6H12O6। एक और बनाता है C6H12O6, छोड़ दीजिए, उसको नहीं लेना है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं? ग्लूकोज को किससे बदलते हैं? जाइमेज एंजाइम, सॉरी इन्वर्टेज बोलते हैं हम, जाइमेज होगा। तो जाइमेज एंजाइम मिलाकर किससे बदलते हैं बाबू? हम लोग बोलते हैं एथेनॉल में। किससे बदलते हैं? एथेनॉल में। ध्यान दीजिए हम क्या बता रहे हैं। ये ग्लूकोज को लो, ले लिए, इसमें क्या मिलाएंगे? ईस्ट। क्या मिलाते हैं? ईस्ट। ईस्ट एक सूक्ष्म जीव होता है, इस मार्केट में मिल जाता है, समझे? ईस्ट ना सड़ाने के लिए ईस्ट डाला जाता है, समझिए बात को। किसी चीज को क्या करते हैं? सड़ाने के लिए क्या डालते हैं? ईस्ट डालते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ईस्ट, ठीक है। और किसके उपस्थिति में बाबू? जाइमेज एंजाइम। हम क्या कर रहे हैं? फर्मेंटेशन। क्या कर रहे हैं? फर्मेंटेशन, किण्वन कर रहे हैं। आप समझते हैं ना, किण्वन मतलब सड़ाना। फर्मेंटेशन कर रहे हैं। अब ग्लूकोज क्या कर रहे हैं? ईस्ट डाल के उसको सड़ा रहे हैं। ईस्ट किसी चीज में जला जाता है, क्यों? सड़ाने के लिए ना। जैसे जिलेबी बनाना है तो रात में आदमी ईस्ट डाल देता है, ताकि रात में क्या हो, सड़ जाए एकदम, अब बढ़िया से एकदम बड़े बड़े हो जाए जिलेबी। ध्यान दो, तो इस एंजाइम में हमने देखिए छोटे चीज को तोड़ने के लिए इन्वर्टेज है ना, अब बड़े चीज को तोड़ने के लिए जाइमेज एंजाइम, है ना। इस बात को याद रखिएगा। देखिए तो ये जब जाइमेज एंजाइम मिलाते हैं, इसको सड़ाते हैं, तो क्या बन जाता है? C2, चलो 2C2H5OH, और कुछ बनता है CO2। क्या बनता है? CO2, CO2, है ना। कुछ गड़बड़ है क्या? चलिए बैलेंस कर दिया जाएगा, उससे बहस नहीं है। चलिए अब ठीक है ना। दो दिन के 4 है, 4 है, नहीं ठीक है, ठीक ठीक ठीक। 2 दिन के 4, 2 को C 6 हो गया ना, ठीक। H 12 को है ना, 5 2 10, 1 11, 12 को हो जाएगा वो। ध्यान दो, 2 HOG का है। देखो हम बता रहे हैं कैसे। H बी का को है, 12 को इधर भी 12 को H है, देखो कैसे। हाई का को H है, 2 5 10 को H है। हाई का को H है, 2 को H है ना, 2 H है, तो 12 को नहीं हो गया। ठीक है चलो, उससे बहस नहीं है, आगे बढ़ते हैं आप। तो 2C2 है ना, H5OH, यही क्या है आपका? ये क्या है? एथेनॉल।
है ना बाबू, इसी को बोलते हैं शराब। एथेनॉल को क्या बोलते हैं? शराब बोलते हैं। समझ रहे हो तुम क्या बता रहे हैं? C2H5OH, C2H5OH का बोलते हैं शराब, एथेनॉल। इसको क्या पढ़ेंगे? एथेनॉल। इसी को क्या कहते हैं? शराब। अब बताओ जहरीला पदार्थ क्या बना? 2CO2 बना। जहरीला पदार्थ है CO2। तो CO2 को खत्म करने के लिए अब इसको पता है क्या करते हैं हम लोग? हीट करते हैं, गर्म किया जाता है, गर्म करके शुद्ध बनाया जाता है। एक स्टेप और चलते हैं हम, सेकेंड स्टेप, समझो बात के। 2C2H5OH प्लस CO2 क्या करेंगे? हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद क्या होता है? शुद्ध हो जाता है ना। तो लिख देते हैं खाली C2H5। क्या बाबू, नहीं आ रहा है का? ये आपके पॉइंट में नहीं होगा, है ना? ये पॉइंट नहीं होगा आपकी कॉपी में, मटेरियल में। ध्यान दीजिए क्या बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना उधर। तो हमने क्या किया? इसको हिट किया। हिट करने के बाद 2C2H5OH, ये 50 नहीं है, OH है, अब प्लस CO2 को हिट किया तो क्या बन गया? C2H5OH। इसी को क्या बोलते हैं? शराब। अब कंफर्म शराब हो गया ना? अब बताओ, ये हो गया शराब। ये शराब पीने से आपको कुछ नहीं होगा। ये शराब को जब पीजिएगा आप तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसको और सड़ाइए और सड़ाइए और खराब खराब चीज पदार्थ डाल के बनाइए, अगर बनाते हैं आप, तो उसमें क्या होगा? आपका मिथाइल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? मिथाइल एल्कोहल, है ना बाबू? मिथाइल एल्कोहल बनता है। मिथाइल एल्कोहल एक जहरीली शराब होती है, उसको पीने के बाद भी मर सकता है आदमी। तो जहरीली शराब का नाम बताओ। जहरीली मिथाइल मिथाइल एल्कोहल, ये जहरीली शराब है। इसको आदमी पीने से क्या हो सकता है? मर भी सकता है। कोई दिक्कत आपको? तो बोलेगा कोई शराब का सूत्र बताइए, तो क्या बताइएगा? कोई बोलेगा शराब का सूत्र क्या होगा, तो क्या कहिएगा? C2H5OH, ये शराब का फॉर्मूला है। इसे बोलते हैं यूपीए के नामकरण में क्या बोलते हैं? एथेनॉल, है ना? और इसे व्यापारिक नाम में क्या कहते हैं हम लोग? साधारण नाम में शराब कहते हैं इसी को, है ना? लेकिन ये जो आपका ना मिथाइल अल्कोहल, ये जहरीली शराब होती है। ये सब कोई बना के बेचता नहीं है, मर जाएगा नल्दी। देखो आगे बढ़ते हैं। बताओ किसी भी छोटी पदार्थ को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? इन्वर्टेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। लेकिन बड़े पदार्थ तोड़ने के लिए क्या करते हैं? जाइमेज एंजाइम। आप सिंपल समझिए, इसमें प्रयोग किए गए पदार्थ में आता है सब्जी, गन्ना, गन्ना भी आता है, जितना ले लो, जितना खराब खराब चीज़ है ना, पेड़ पौधा के छाल, सब कुछ मिला उला के दम, है ना, उसको मशीन में डाल डाल के उसको उसको रिफाइन करके बनाया जाता है शराब, सब सरल चीज़ के। जहरीला हो गया ना बाबू, ये एथाइल, यही नशा कर देता है, समझे? यही क्या होता है? नशा कर देता है। नशा क्यों कहता है? क्योंकि खराब पदार्थ है तो नशा करबे करेगा। नहीं होता ऐसा? इसमें आप लोग कोई दिक्कत देखिए, पहले हमने क्या किया, देखिए शराब बनाने का तरीका से नहीं, पहले इसका कीजिएगा। पहले दीजिएगा ही C12H22O11, ये क्या है? स्टार्च है। इसमें क्या डाले? जल। जल और उसके साथ क्या मिला है? इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में हमने क्या बना दिया? ग्लूकोज। ये क्या आपका? ग्लूकोज। ये ट्रिक है आपका, ये क्या है? ट्रिक है, ट्रिक दे देते नियम आप लोग को। उसके बाद इस ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं? ईस्ट डाल के क्या कर दिए हैं? इसको सड़ाने का काम किए, मतलब किण्वन की प्रक्रिया किए। सड़ाने के बाद ये क्या बन गया आपका? एथेनॉल, शराब बन गया। और उसके बाद कुछ कुछ जहरीली पदार्थ बनता है, CO2, SO2, ये सब बनता है, समझे? ये सब खत्म करने के लिए सिंपल तरीका क्या है? इसको गर्म कर दीजिए, हीट करने के बाद इसको, है ना, एक द्रवित अवस्था में बन जाता है। सिंपल शराब बन गया, पीते रहिए।
क्या जी, गाना है ना, नशे से चढ़ गई, वही है, यही है, नशा कर देता है ये। आप कोई नहीं पीजिएगा मिथाइल अल्कोहल। कहाँ चल जाइएगा, ऊपर, ऊपर जाना है तो क्या पीजिए, मिथाइल अल्कोहल। ऊपर नहीं जाना तो क्या पीजिए, एथेनॉल। शरीर को बर्बाद करना तो क्या पीजिए, एथेनॉल। शरीर को खत्म करना तो क्या पीजिए, मिथाइल अल्कोहल। क्या समझे, यानी हमारे लिए दोनों क्या है, खराब पदार्थ है। इसको उतारो बाबू, संकलन हो गया, ये हो गया, उतारो। चलिए बाबू ध्यान दीजिए। हेलो, ए बालक, क्या कर रहा है तू, ध्यान बाबू। अब देखेंगे बाबू हम लोग एथेनॉल की विशेषताएं। ठीक है, एथेनॉल की विशेषता कह सकते हैं या फिर कह दीजिए उपयोग। इसका उपयोग कहाँ हम लोग कर सकते हैं, तो एथेनॉल का उपयोग जो करते हैं हम लोग, इसका उपयोग दवा बनाने में करते हैं, है ना। जिससे जो कफ सिरप होता है ना, कफ खत्म करने वाला, तो है ना, वो सब बनता है। कौन कुछ बनता है बाबू, पहले देखिए, यह क्या होता है, यह विलायक होता है। क्या होता है, यह विलायक होता है। दूसरा, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कफ सिरप, टॉनिक आदि दवा बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, बस दो काफ़ी है बाबू। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। कोई बोलेगा बाबू कि शराब कैसे बनता था, क्या बताइएगा, क्या बताइएगा, सड़ा के, मैंने सड़ाना मतलब कुछ सड़ा थोड़ा, वहाँ वहाँ सड़ाना नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, किन्वन। तो कोई बोलेगा शराब कैसे बनता है, तो सिंपल क्या कहिएगा, किन्वन। शराब का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। तो किन्वन विधि से शराब बनाया जाता है, सिंपल एकदम, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं बाबू, हम लोग ये खत्म हो गया आपका। अब इसमें कोई खास नहीं है। देखिए इसकी जो कमियां हैं, इससे क्या दिक्कतें होती है, तो इंसान के अंदर एथेनॉल पीने से आलस हो जाता है, शरीर बैठ जाता है, शरीर वर्क नहीं कर पाता, आपका दिमाग संतुलन में नहीं रहता है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो शराब इसलिए नहीं पीना चाहिए, आदमी का दिमाग मेंटली क्या होता है, पहचानने से इनकार कर देगा कि आप कौन हैं। इसलिए पहचानने से इनकार करने से बचने के लिए शराब को छुड़ाने का उपाय करना पड़ेगा आप लोगों को। मम्मी मम्मी कह रहे हैं, पापा, जो भी जिसके पिताजी पीते होंगे, अच्छी चीज़ है, पीना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलो, शराब पीना चाहिए, आगे बढ़ें। आप देखते हैं बाबू, क्वेश्चन देखते हैं, एथेनॉल को, एथेनॉल को, हाँ बाबू, अच्छा एथिलीन को और कुछ कहते हैं क्या, एथिन, एथिन में बदलना, एथेनॉल को किस में बदलना, एथिलीन में बदलना। कैसे बदलते हैं, तो समझिए, H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करके क्या निकालते हैं, पानी को बाहर निकालने पर क्या बन जाता है, एथिलीन बनता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 को। तो ध्यान दीजिए, आप समझिए, ये क्या है, ये क्या है, एथेनॉल है। अच्छा बताओ, इसको किसको उपस्थिति में गर्म करना है, H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करना है। तो क्या बन जाएगा, तो कि जल बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बाहर, अब बताओ, इसमें से जल निकाल दो बाहर, 2 गो H निकाल दिए तो कई गो H बचा, कई गो बचा, 4 गो ना, 6 गो H है। C निकाले हैं नहीं, तो 2 गो। H कई गो निकाल दिए बाहर, 2 गो, तो कई गो बचा, 4 गो। क्या बचा, और कुछ बचाएगा नहीं ना। ये क्या बन गया, एथिलीन। क्या बन गया,
एथिलीन। इसमें कहीं कोई आप लोगों को दिक्कत है? इसी को एथीन बोलते हैं। तो एथिलीन बनाने का सिंपल तरीका बताइए। एथिलीन बनाने का सिंपल तरीका क्या है? तो H2SO4 की उपस्थिति में क्या करेंगे? गर्म करेंगे। H2SO4 की उपस्थिति में 100 डिग्री सेल्सियस क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद आपका क्या बनता है? एथिलीन। तो ये आपसे पेपर में पूछेगा एथेनॉल को एथिलीन बदलने के लिए क्या करते हैं? तो कहिएगा H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे। सिंपल है ना। उपस्थिति याद रखिएगा, H2SO4 की उपस्थिति होनी चाहिए। है बाबू। अब पढ़ लेते हैं एथेनॉल को एसिडिक अम्ल में कैसे बदलते हैं। एथेनॉल को एसिडिक अम्ल में कैसे बदलते हैं? तो ध्यान दीजिए बाबू आप लोग, इसको 2 बार यहां बना दें। क्या करना है? तो एथेनॉल को क्या करना है? कन्वर्ट करना है किस में? एसिटिक अम्ल में। ये कन्वर्ट करना है ना, चेंज करना, वही बतिया क्वेश्चन लिखे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग मेरे भाई, ध्यान दीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या लेंगे बताओ? एथेनॉल। एथेनॉल में क्या होता है? C2H OH। इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे KMnO4 की उपस्थिति में। यहाँ पर लिख देंगे हिंदिया में, है ना। उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? CH। अच्छा, क्या बनाना है? एसिडिक अम्ल। एसिडिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, यही ना होता है। तो देखिए क्या बनेगा? CH3CHO क्या बनाए हैं? CH3 और क्या लिखे हैं? CHO। अब देखिए फिर दोबारा इसको क्या करना पड़ेगा? दोबारा इसको गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने के बाद किसकी उपस्थिति में? KMnO4। उसके बाद क्या बन जाता है? CH3COOH। ऐसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे बनाते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। CH3CHO 2 बार गर्म करना है। तो इस बात को यहाँ पे देते हैं। एसिटिक अम्ल बनाने के लिए क्या करते हैं? KMnO4 की उपस्थिति में, है ना, क्या करते हैं? लिख देते हैं 2 बार। उपस्थिति में 2 बार गर्म करने की एसिटिक चलते हैं CH3COOH की प्राप्ति होती है। H2SO4 की उपस्थिति में किसके लिए गर्म करते हैं? तो एथिन के लिए ना। KMnO4 किसके लिए करते हैं? तो एसिडिक अम्ल के करते हैं। इस सब में आपका कॉमन क्या रहेगा? एथेनॉल। इस सब में क्या लेंगे? एथेनॉल। और उसको किस में बदल दिए? पहले एथिन बदले हैं, उसके बाद किसे बदल दिए? एसिडिक अम्ल में। अब बताओ एसिडिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिरका में इस रहता है। क्या लिखे? ये कहाँ रहता है? सिरका में रहता है। आपके जो एसिडिक अम्ल कहाँ था? सिरका में होता है। सिरका का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? अचार में ना। अचार उचार बनाने के लिए, खट्टा करने के लिए सिरका बाजार से खरीद के लाया जाता है, पाउडर के रूप में डाल दिया जाता है उसमें। वो क्या होता है? खट्टा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। तो सिरका मिलता है आपका मार्केट में। तो सिरका में एसिडिक अम्ल मिलाया जाता है। और सिरका का प्रयोग कहाँ करते हैं? अचार में। तो प्रयोग इस में पूछ सकता है आपसे कि अचार बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कहिएगा सिरका का। सिरका को कहिए कची? एसिडिक अम्ल कहिए। सिरका को ही क्या कहिए? एसिडिक अम्ल। एक तो साधारण नाम सिरका कहिए, आयुर्वेदिक नाम एसिडिक अम्ल कहिए, है ना। ऐसे कह सकते हैं। व्यवहार में लाते हैं कुछ सिरका और नाम क्या लिखते हैं? एसिडिक अम्ल।
तो आप समझिए सिरका का प्रयोग अचार बनाने में किया जाता है। सिरका में क्या मौजूद होता है तो कहिएगा एसिडिक अम्ल। एसिडिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ये नहीं होता है जी। चलिए इसको उतारिए तो बोले आप लोग, हम आगे बढ़ते हैं और इसको उतारो। हाँ जी सुनिए, अब पढ़ते हैं हम लोग एस्टरीकरण क्या है ना। एस्टरीकरण मतलब एस्टरीकरण कैसे बनता है वही बनाना हमको बताना है। एस्टरीकरण क्या है? तो वह अभिक्रिया जिसमें एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में मिलकर एस्टर तथा जल बनाते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। उस प्रक्रिया का कहते हैं एस्टरीकरण। फिर से बताते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एल्कोहल, जिसमें क्या कह रहे हैं? एगो एल्कोहल एगो कार्बोक्सिलिक अम्ल। वह अभिक्रिया जिसमें एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में मिलकर एस्टर और जल बनाते हैं। क्या क्या बनाता है? एस्टर और जल। इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में मिलकर एस्टर तथा क्या बनाता है? जल। उसे एस्टरीकरण कहते हैं। देखिए बाबू, नियम क्या है? नियम कहता है कि एल्कोहल और क्या रहेगा? अम्ल। क्या रहेगा? अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। हो गया ना? इसको क्या करना है? गर्म ही किया जाता है। क्या बन जाता है बाबू? एस्टर। क्या बनता है? एस्टर। H2SO4 कर देते हैं और क्या बनता है? जल। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में मिलकर क्या बनाता है? एस्टर और जल। यही है, समझिए आप लोग ना। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बढ़िया से। एस्टर का बनना, आखिर एस्टर बनता कैसे है ना बाबू? तो एस्टर बनाने का तरीका क्या है बाबू? एस्टर बनाने का तरीका क्या है? मतलब एस्टर बनता है ना? बता दें, देखो एसिडिक अम्ल और एक क्या है? एल्कोहल है ना बाबू? एथेनॉल, एल्कोहल, एथेनॉल, एसिडिक अम्ल और एथेनॉल आपस में जब मिलता है, एक उत्प्रेरक होता है जिसको बोलते हैं H2SO4। ठीक है? उस उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब एथेनॉल और एसिटिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है। एस्टर को क्या बोलते हैं? और मेथिल एसीटेट, एथिल, एक कार्बन, दो कार्बन है। हाँ, दो कार्बन होता है। C2H5 होता है ना। ठीक, देखिए बाबू क्या लिखते हैं? एसिडिक अम्ल और एथेनॉल उत्प्रेरक 4 की उपस्थिति में आपस में मिलती है तो एस्टर या एथिल एसीटेट क्या करता है? बनाता है। तो क्या क्या चाहिए बाबू? एक एसिडिक अम्ल चाहिए। क्या चाहिए? एसिटिक अम्ल। जैसे समझिए CH3COOH C2H5OH क्या करना है? अभिक्रिया कराना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्प्रेरक किससे करेगा? उत्प्रेरक में क्या यहाँ पे है?
H2SO4 है, उसकी उपस्थिति में क्या अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? एस्टर। एस्टर में क्या बनाएगा? CH C डबल, बस जल क्या बनाएगा? जल। यहाँ पर ये लिखा है ना कि एल्कोहल और अम्ल करेगा अभिक्रिया, है ना। H2SO4 क्या है? उत्प्रेरक क्या बनाएगा? एस्टर बनाएगा और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दे दिए हैं। ये क्या है? एसिडिक अम्ल है। क्या है? एसिडिक अम्ल है। अच्छा, ये क्या है? एल्कोहल है। देखो ये क्या है? एल्कोहल। ये क्या है? एल्कोहल, मतलब एथेनॉल का एल्कोहल है। ये क्या है? अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। ये दोनों है ना, इधर इधर है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई किसको मिला। तो ये हो गया आपका अम्ल। ये क्या हो गया? एल्कोहल। अम्ल और एल्कोहल किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ये क्या है? एस्टर, है ना। एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है जी? एस्टर कैसे लिखते हैं? C डबल ओ आर। C डबल ओ आर। एस्टर का बनना यानी C डबल ओ आर। तो ये हो गया एस्टर, ये हो गया जल। इसमें कोई दिक्कत है? ये हो गया एस्टर और ये हो गया जल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात रखिएगा ना। एस्टर कैसे बनता है? तो एसिडिक अम्ल में एथेनॉल मिला दीजिए, सिंपल तरीका है, जल और एथी बन जाएगा, कुछ ही एस्टर बन जाएगा। अब पढ़ लेते हैं एस्टर का उपयोग, है ना बाबू। क्या पढ़ लेते हैं? एस्टर का उपयोग। तो एस्टर का प्रयोग करते हैं इत्र में। किसमें करते हैं? इत्र में। इत्र देखें ना आप लोग, जो गंध देता है, तो गंध के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका? एस्टर का। सबसे पहले क्या लिख देते हैं? उपयोग लेते हैं ना, उसके बाद उसमें लिख देंगे पहला इत्र के लिए, इत्र में गंध के रूप, गंध के लिए, हाँ। और कुछ लिख दें? किसके लिए? हाँ, गंध वही स्वाद लिख देते हैं, लिखना स्वाद के लिए। इत्र हो गया ना। इत्र है, इत्र में क्या मिलाते हैं? तो कहिएगा एस्टर। कब मिलाते हैं? एस्टर। किस लिए मिलाते हैं? गंध के लिए, है ना। चलो, इसमें आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं ना है। उत्प्रेरक हो गया आप लोग का एस्टीकरण। एस्टीकरण तो सिंपल याद हो गया, एक को अम्ल मिलाना है और एक क्या मिलाना है? एल्कोहल मिलाना है। एल्कोहल में क्या है? कौन सा एल्कोहल? एथेनॉल, वही मिलाएंगे ना। तो एल्कोहल और क्या मिला दीजिए? एगो अम्ल, तो क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। तो एस्टर बन गया तो उसी का कहेंगे एस्टरीकरण हो गया, मतलब एस्टर बन गया। ठीक है, तो वही बात लिखे यहाँ पे। वह अभिक्रिया जिसमें एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में मिलकर क्या बनाता है? एस्टर। और क्या बनाता है? जल। उस प्रक्रिया का कहेंगे एस्टरीकरण कहते हैं। यही तो है, इत्र में प्रयोग करते हैं इसका। और कुछ बाबू इसको उतार लीजिए, कल बताएंगे साबुन कैसे बनता है, साबुन और अपमार्जन के बारे में ना। ये एग्जाम में पूछता है अंतर, साबुन और अपमार्जन के अंतर स्पष्ट करें ना। तो साबुन बताएंगे कैसे बनता है और अपमार्जन कैसे बनता है बताएंगे। इसको उतार लीजिए आप लोग, फिर कल मिलेंगे हम लोग।